दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने बात की थी फ्रांसीसी कंपनी की और उसने सूरत में, मसूलीपट्टनम में, चंद्रनगर में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थीं। इसके अलावा माहे और काराइकल जिले वाले पुडुचेरी के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि ड्यूमा गवर्नर बनकर आ चुका था और 1742 तक कंपनी का जो रुख व्यापारिक तौर पर था वो अब चेंज होने लगा था साम्राज्यवादी नीतियों की ओर। तो अब देखेंगे हम लोग कि इसी संघर्ष के दौरान जब फ्रांसीसी लोग विभिन्न क्षेत्रों में भारत के जहां पर अंग्रेज रह रहे थे वहां पर फैक्ट्रियां लगाने की कोशिश करेंगे तो टकराव होगा और वो टकराव अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होने वाला है और यह टकराव आगे चल के कुछ युद्धों को जन्म देगा और वो युद्ध आपके कर्नाटक के युद्धों के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें आप आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के नाम से भी जानते हैं। यह जो युद्ध हुए हैं यह रिलेट तो करते थे हैदराबाद से, अर्काट से, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। तो आइए देखते हैं, हम अभी प्रथम कर्नाटक वार की बात करते हैं। यह जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है यह 1744 से 48 तक चला था। 1744 से 48 तक हमने कल बात की थी कि 1742 तक नीतियां व्यापारवादी थीं और इसके बाद साम्राज्यवादी। तो यानी अब देखेंगे कि होता क्या है। 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बन जाता है, फ्रांसीसी गवर्नर बनेगा और रहेगा कहां? पौंडीचेरी में। डुप्ले गवर्नर बनकर आ गया और डुप्ले पूरी फ्रांसीसी कंपनी के इतिहास में सबसे उत्तम कोटि का गवर्नर रहा है। इसकी दूरदर्शिता ही थी जिसने कुछ समय के लिए फ्रांसीसी कंपनी को बचा लिया था। अगर पुराने गवर्नर होते तो शायद फ्रांसीसी कंपनी कुछ पहले ही डूब गई होती, लेकिन डुप्ले ने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखा और जब तक डुप्ले रहा तब तक यह जो फ्रांसीसी कंपनी थी यह ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ती रही और इसके जाने के बाद उसका पतन स्टार्ट हुआ। तो ये 1742 में डुप्ले आपका गवर्नर बनकर आ गया है और यहीं पर हम देखेंगे कि उस समय मद्रास का गवर्नर था मोर्से, वो भी अंग्रेजी गवर्नर। तो मद्रास का अंग्रेजी गवर्नर मोर्से। ऐसे दो व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलेंगे, डुप्ले, मोर्से। और तीसरा गवर्नर था मॉरिशस का, जिसे आप लाबरडोने या लाबोर्दने के नाम से जानते हैं। लाबरडोने, लाबोर्दोने, इन नामों से जानते हैं। यह मॉरिशस का गवर्नर था। चौथे व्यक्ति की हम बात करेंगे, अर्काट का नवाब। अर्काट का नवाब जिसका नाम था अनवरुद्दीन। ये चारों व्यक्ति ही प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक अहम रोल अदा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो कर्नाटक है ये एक्चुअल में पड़ता कहां था। तो यह कर्नाटक आपका भारत के पूर्वी तट पर पड़ता था, ना कि पश्चिमी तट पर, जिसे आप आज कर्नाटक के नाम से जानते हैं। पूर्वी तट पर अर्काट, अर्काट नाम का एक राज्य था और वहां पर अनवरुद्दीन शासन करता था। उसी को आप कर्नाटक के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक का पूर्ण नाम क्या था, तो कर्नाटक का पूर्ण नाम अर्काट था। और ये कहां पड़ता था? ये पड़ता था पूर्वी तट पर। फिर देखिए कि इस अर्काट क्षेत्र में ही इससे सटा हुआ पौंडीचेरी भी पड़ता था और इसी से सटा हुआ आपका अंग्रेजों की मद्रास प्रेसिडेंसी भी पड़ती थी, जहां गवर्नर आपका मोर्से था। दोनों ही इसी के क्षेत्र में पड़ रही थी। अब देखिए कि होगा क्या कि जब डुप्ले आएगा तो डुप्ले चूंकि चतुर व्यक्ति था और यहां पर होता क्या है कि कैप्टन बार्नेट थे
इंग्लैंड से अंग्रेजी बेड़ा लेकर आते हैं, अंग्रेजी जहाजी बेड़ा, जहाजी बेड़ा। इस जहाजी बेड़े को लेकर आते हैं और वो जहाजी बेड़ा, ये जो फ्रांसीसी बैठे हुए थे पांडिचेरी में, तो उनके व्यापार को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए लाए थे कि जहां कहीं भी फ्रांसीसी लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम उनको रोकेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां उनकी बस्तियों का विध्वंस भी करेंगे। तो इस जहाजी बेड़े ने कई फ्रांसीसियों को मारा, कई सारे व्यापारिक जहाजों को तबाह किया, तो जिससे फ्रांसीसियों में एक हलचल उत्पन्न हो गई। अब यहां पर रोल आता है डुप्ले का। डुप्ले चूंकि गवर्नर था, वह शांत बैठने वाला नहीं था। उसने अरकाट के नवाब से रिक्वेस्ट की कि अंग्रेजी लोगों को आप मना कीजिए कि यह हमारे साम्राज्य या कहें कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो एरिया हैं आपके, उन पर तो कम से कम इस तरीके से जहाज से हमला ना करें। कहने का तात्पर्य यह है कि डुप्ले ने अनवरुद्दीन से गुहार लगाई कि अंग्रेजों से हमें बचाओ। तो चूंकि अनवरुद्दीन एक नवाब था, शासक था, उसका अपना एक रुतबा था, वो चाहता तो आसानी के साथ रोक लगा देता, हो सकता था कि अंग्रेजों को बाहर भी निकालने का प्रयत्न कर लेता। लेकिन उसने सोचा कि मैं क्यों टक्कर लूं, जब दो शक्तियां लड़ रही हैं तो मैं क्यों टक्कर लूं, मुझे अपना प्रभाव प्रदर्शित करना है। तो उसने अंग्रेजों से कहा कि यदि आपने फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया तो इसका मतलब है कि आप मेरे आज्ञा की नाफरमानी करेंगे। अंग्रेज का जो गवर्नर था मोर्से, ये जो मोर्से गवर्नर था, इसने भी जवाब दिया कि हाँ, हम थोड़ा बहुत प्रयत्न करेंगे कि यह जो जहाजी बेड़े से यहां पर आक्रमण हो रहे हैं ये रुक जाए। कारण यह था कि मोर्से स्वभाव से बहुत दयालु था और ये जो बार्नेट था, ये चूंकि इंग्लैंड से डायरेक्ट बेड़ा लेकर आया था, तो मोर्से का इस बार्नेट के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। अगर इसके क्षेत्र द्वारा भेजा गया होता तो नियंत्रण होता, पर ये तो इंग्लैंड से लेकर आया था, इंग्लैंड से भेजा गया था कंपनी द्वारा। तो इसका मतलब है कि मोर्से का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा होगा और इसीलिए उसने कहा कि हाँ, हम प्रयास करेंगे कि हम उनको रोक लें। इस तरीके की बातें होती रहीं। अगली बात क्या होगी कि डुप्ले ने अनवरुद्दीन से तो गुहार लगा दी, लेकिन इसके साथ साथ उसने मोर्से के साथ भी बात कर ली, यानी मोर्से और डुप्ले के मध्य संवाद हुआ कि हम लोग अपने क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग आसानी के साथ एक दूसरे की व्यापारिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रेड करेंगे। इस प्रकार की बात उसने कर ली थी मोर्से से। और चूंकि मोर्से दयालु था और वो आसानी के साथ विश्वास कर लेता, तो उसने कर भी लिया। और जब कर लिया तो हुआ क्या कि डुप्ले चूंकि चतुर था, तो डुप्ले ने इस लाबरडोने से कहा कि ऐसा करो, मॉरिशस से अपने जहाजी बेड़े लेकर आओ और जितने भी सैनिक हैं उन्हें लेकर आओ, हमें मद्रास पर आक्रमण करना है। और मद्रास पर मोर्से बैठा था। यहां पर यह चीज निकलकर सामने आती है कि यदि मोर्से ने मान लिया था कि हम आपकी बस्तियों पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो फिर डुप्ले ने क्यों किया? तो डुप्ले के मद्रास पर आक्रमण करवाने का तात्पर्य था कि वह समझ चुका था कि मोर्से भावनाओं या भावनात्मक रूप से कमजोर है और विल पावर की कमी है और हो सकता है कि हम इसे जीत लें। वह समझ गया था, तभी उसने किया था आक्रमण। अब देखिए कि यह लाबरडोने आएगा और यह डुप्ले हो जाएगा। लाबरडोने और यहां पर डुप्ले, ये दो व्यक्ति मिल गए और यहां यह अकेला अंग्रेजी गवर्नर है। तो कहीं ना कहीं मोर्से इससे प्रभावित बहुत ज्यादा हुआ और इसीलिए जब लाबरडोने मद्रास पर कब्जा करने जाता है तो मोर्से ने अपने आप ही आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कहा, मैं यहां रक्तपात नहीं चाहता हूं, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता हूं, मैं मद्रास आपको दिए दे रहा हूं। और इस तरीके से 1746 ईस्वी में मद्रास पर
बिना लड़े लाबाडोने ने कब्जा कर लिया। यहां से यह निकलकर सामने आता है कि लाबाडोने ने डुप्ले के कहने पर मद्रास पर कब्जा किया था। वहां पर कोई रक्तपात नहीं किया था, मोर्से ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखिए कि जब लाबाडोने मद्रास पर कब्जा कर लेगा तो उस समय बार्नेट का एक अन्य शागिर्द था, या कहें कि बार्नेट से छोटा कोई लीडर रहा होगा, जिसका नाम था पीटन। तो पीटन कहता है कि भले ही उन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मैं उन्हें शांति से बैठने नहीं दूंगा। और इसलिए वह नागापट्टिनम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पर वो अपने जहाजी बेड़े लेकर चक्कर मारने लगा। और आप जानते हैं कि यदि कोई शिकार बाज की गिरफ्त में हो, बाज की गिरफ्त में, तो उसे चिड़ियां छीन नहीं सकती। तो उस तरह डुप्ले एक बाज था उस वक्त, और उसकी गिरफ्त में आ गया था मद्रास, तो फिर वो छूटेगा कैसे? और इसीलिए पीटन को वापस जाना पड़ा और वह हुगली लौट गया। हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता था। तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने इस प्रकार से मद्रास को जीता। अब देखिए कि जब मद्रास जीत लिया इन्होंने, तो चूंकि मोर्से जो कि गवर्नर रहा है, शांत स्वभाव का रहा है, उसने भी अनवरुद्दीन से रिक्वेस्ट कर रखी थी, और अनवरुद्दीन ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। जब लेटर पहुंचा था, अनवरुद्दीन अपने दरबार में व्यस्त था, उसने ध्यान नहीं दिया था। और जब मद्रास पर कब्जा हो गया, उसके बाद अनवरुद्दीन ने उस लेटर को पढ़ा, तब उसे समझ में आया कि उस लेटर की अहमियत क्या थी। तो अनवरुद्दीन ने अब डुप्ले से कहा, पहले उसने अंग्रेज से कहा था, अब डुप्ले से कहेगा। और कहेगा क्या कि आपने मेरे कहने के मतलब आपने मेरे मना करने के बावजूद मद्रास पर अधिकार कर लिया। हमने शांति की बात की थी, आपने आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तो डुप्ले जवाब भेजता है कि हमने जो मद्रास जीता है तो हम आपको ही सौंप देंगे। अनवरुद्दीन खुश हो गया। ये जो डुप्ले था, ये क्यों अंग्रेजों से आगे निकल रहा था? अंग्रेजों के पास एक विशेष शक्ति थी, जिसे आप कूटनीति कहते हैं, कूटनीति। और यह कूटनीति अंग्रेजों के पास बहुत अच्छी थी, और अकेला डुप्ले ही टक्कर वाला मिला था जो कि अंग्रेजों के बराबर कूटनीति रखता था। कूटनीति का गुण था उसके अंदर। अब देखिए यहां पर उसने अनवरुद्दीन को ही कह दिया कि हम आपको सौंपने के लिए हमने उसको जीता है। अब अनवरुद्दीन कुछ महीनों तक इंतजार करता रहा। उसने सोचा कि शायद हमें आकर मद्रास सौंप देंगे, लेकिन फिर भी सौंपा नहीं। और जब नहीं सौंपा तो उसने अपने पुत्र को भेजा कि ऐसा करो, जाओ अब मद्रास पे कब्जा करो। अब देखिए कि होगा क्या। पुत्र उसका निकलेगा और मद्रास पर कब्जा करने के लिए जाता है, तो आप देखेंगे कि चेन्नई, जहां पर आप आधुनिक चेन्नई कहते हैं, तो चेन्नई के नीचे एक नदी बहती थी। चेन्नई मान लीजिए कि यहां पर है, और यहां पर एक नदी बहती थी जिसे आप अड़यार नदी के नाम से जानते हैं। और आज भी अड़यार नदी आप मैप में देखेंगे तो आपको मिलेगी। इस अड़यार नदी के तट पर कुछ दूरी पर सैनथोम पड़ता था। सैनथोम का किला। दो चीजें आप याद रखिए। सैनथोम का जो किला था उसे बनवाया था पुर्तगालियों ने 1523 ईस्वी के आसपास, और वो पड़ता था अड़यार नदी से तट से थोड़ा सा दूर पड़ता था, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि अड़यार नदी के आसपास पड़ता था सैनथोम का किला। तो जब महफूज जाता है सेना लेकर अनवरुद्दीन की तरफ से, महफूज गया अनवरुद्दीन की तरफ से सेना लेकर, महफूज खां, तो ये सबसे पहले यहीं जाएगा और सैनथोम पर घेराबंदी करता है। सैनथोम पर घेराबंदी करेगा, और जब घेराबंदी कर लेगा तो वहां पर एक फ्रांसीसी व्यक्ति बैठा था, और उसने कहा तुम कब्जा करो या तुम वहां पर घेराबंदी करो, और मैं आ रहा हूं आपसे टक्कर लेने के लिए। वह व्यक्ति था लातूर, उसका नाम था लातूर। तो महफूज खां और लातूर के मध्य लड़ाई हो जाती है, और लातूर आपका फ्रांसीसी था, और इसके मध्य लड़ाई होती है सैनथोम के किले के पास।
और इस युद्ध में महफूज हार जाता है, हार गया। अब ये हार कर वापस थोड़ा सा वहां से हट जाते हैं, और जैसे ही हटते हैं तो एक दूसरी फ्रांसीसी सेना पांडिचेरी से निकल जाती है और वो उनको वहीं मिलती है जाकर, अड़यार नदी के तट पर। तो अब देखेंगे कि अड़यार नदी के तट पर मिल रही है दूसरी, अड़यार नदी के तट पर। अब जब अड़यार नदी के तट पर यह सेना मिलेगी तो यहां पर एक युद्ध होगा जिसे आप अड़यार का युद्ध कहते हैं, अड़यार का युद्ध। यह युद्ध होता है 24 अक्टूबर 1746 ईस्वी को। किसके किसके मध्य होगा? महफूज खां, महफूज खां और इसके साथ साथ लुइस पैरेडिस, लुइस पैरेडिस जो कि फ्रांसीसी था, लगभग 700 सैनिकों के साथ गया था। इन दोनों के मध्य युद्ध होगा और उस युद्ध में लुइस पैरेडिस इस महफूज खां को परास्त कर देगा। तो यहां से ये चीजें निकलकर सामने आई कि जो महफूज खां अर्काट के नवाब का प्रतिनिधित्व करता हुआ लुइस पैरेडिस से लड़ने गया था, मद्रास पर कब्जा करने गया था, वो हार गया। और जब वो हारा तो मिर्ची बहुत लोगों को लगी, अर्काट के नवाब को भी मिर्ची लगी और इसके साथ साथ अंग्रेजों को भी मिर्ची लगी। और जब दोनों को मिर्ची लगी तो वो झटपटाने लगे। तो जब झटपटाने लगे तो अंग्रेजों ने फिर एक जहाजी बेड़ा भेजा बोस्कावे के नेतृत्व में। बोस्कावे गया और उसने भी मद्रास पर कब्जा करने का प्रयास किया कि ऐसा करते हैं हम फ्रांसीसियों को बाहर निकालें और हम फिर से अपने मद्रास पर कब्जा करें, लेकिन वो बोस्कावे जीत नहीं पाया, वो भी थक हार कर बैठ गया। तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे युद्ध में जो भी युद्ध हुआ इसमें लास्टली फ्रांसीसी जीते, फ्रांसीसी जीत गए। परिणाम देखिए, फ्रांसीसी जीत गए। अब देखिए कि यहां पर निकल के सामने आता है कि प्रथम कर्नाटक वार किस संधि के तहत इसका अंत हुआ था। तो वह थी आपकी एक्स ला शापेल की संधि। यूरोप में हुई थी यह, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य यूरोप में हुई एक संधि जिसे आप एक्सला शापेल की संधि कहते हैं, और ये 1748 ईस्वी में होती है। और इस संधि के तहत इन लोगों ने जो ये असफल प्रयास बार बार कर रहे थे, इन सब पर रोक लगाई थी। वास्तविक रूप से तो अंग्रेज हार गए थे अगर युद्धों को देखा जाए, बट जो झुटपुट चीजें थी, जो झुटपुट युद्ध कर रहे थे वो लोग, उनको रोके, इसलिए ये संधि की गई थी, एक्सला शापेल की संधि 1748 में। अब देखिए कि इसमें बात क्या कही गई थी कि मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल जाएगा, पुनः अंग्रेजों को मिलेगा। दूसरी बात थी कि फ्रांसीसियों को मद्रास के बदले लुइसबर्ग दे देंगे, लुइसबर्ग अमेरिका का, तो लुइसबर्ग प्राप्त होगा। तो इस संधि के तहत इन्होंने अदला बदली कर ली कि आप हमें हमारा मद्रास दे दीजिए और हम आपको लुइसबर्ग दे देते हैं। इस तरीके की चीजें हुई, फ्रांसीसियों को लुइसबर्ग मिल गया, अंग्रेजों को अपना मद्रास पुनः मिल गया। लेकिन ये मद्रास और लुइसबर्ग की बात नहीं थी। ये जो युद्ध हुए हैं, इन्होंने भारतीय पावर के, जो भारतीय प्रदर्शन करते थे राजा कि नहीं हम शक्तिशाली हैं, ऐसे प्रदर्शन की पोल खोल दी थी इस युद्ध ने। देखिए क्या क्या चीजें हो गई थी। यह जो महफूज पराजित हुआ था लुइस पैरेडिस की सेना से, इसने पूरे भारतीयों की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। कहने का मतलब है, पहला पॉइंट
कि फ्रांसीसी और अंग्रेज अब दोनों ही जान गए थे कि राजा केवल डींग हाँकते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं है। कहाँ महफूज 10,000 सैनिक लेकर चला था और 700 फ्रांसीसी सैनिकों से हार गया था। पहली बात निकलकर सामने आई। दूसरी बात कि यहां पर जहाजी बेड़े का महत्व निकलकर सामने आया, क्योंकि ज्यादातर जल से जाकर युद्ध लड़ा गया था। जहाजी बेड़े बार बार युद्ध लड़ रहे थे। जब कोई कब्जा करने जा रहा था तो भूमि से नहीं जा रहा था, जल से जा रहा था। इसलिए जल के जहाजों की और जलमार्ग की इंपॉर्टेंस निकलकर सामने आई। तीसरी बात कि फ्रांसीसी लोग एक बड़े लड़ाके के रूप में निकलकर सामने आए। उससे पहले अंग्रेज अपने आप को बड़ा लड़ाका होने का दावा करते थे, लेकिन अब फ्रांसीसी बड़े लड़ाका हो गए थे, या कहें कि लड़ाकू हो गए थे, और उन्होंने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। तो ऐसी चीजें निकलकर, ऐसे परिणाम निकलकर इस युद्ध से आते हैं। इस युद्ध ने यह भी बता दिया कि जो शक्ति जल में ज्यादा शक्तिशाली होगी वही भारत पर राज्य करेगी। अब अंग्रेज जो कि सेंसिबल थे, तो उन्होंने सब चीजें समझी और उन्होंने जल सेना पर विकास किया, या कहें कि जल सेना पर ज्यादा ध्यान दिया। और ये जो फ्रांसीसी लोग हैं ये अभी भी लड़ने में व्यस्त रहेंगे। लड़ते अंग्रेज भी थे, लेकिन उनके बहुत सारे केंद्र थे। बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कोलकाता हो गया, और बहुत जगह, यानी कहें कि पूरे भारत में ही उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। उनके केंद्र बहुत सारे थे, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग बहुत सारे थे कि वे कहीं ना कहीं से तो धन प्राप्त कर ही लेते थे। जब कभी युद्ध होता था तो उस युद्ध में धन आ जाता था कलकत्ता से। अब फ्रांसीसियों के पास केवल एक केंद्र है, वो पांडिचेरी। धन आएगा तो पांडिचेरी से आएगा, लेकिन उनके पास कई सारे हैं ना। तो कारण यही रहे हैं कि फ्रांसीसी बाद में परास्त हुए हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं एक नए युद्ध की, जिसे आप द्वितीय कर्नाटक वार के नाम से जानते हैं। हम सेकंड कर्नाटक युद्ध की बात करने वाले हैं, लेकिन सेकंड कर्नाटक युद्ध की बात करने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे और किनका योगदान रहा। हम युद्ध में योगदान की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों ने ही इस युद्ध को जन्म दिया है। यही लोग लड़े हैं, यही लोग हारे हैं, यही लोग मरे हैं। और हर एक युद्ध अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। हर एक युद्ध कुछ सीख देता है। यहां पर केवल मानव क्षति की बात नहीं कही जाती है, बल्कि यहां पर युद्ध प्रदर्शन की बात कही जाती है। यहां पर बड़े बड़े नेतृत्व करता रहते हैं और वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो कुछ लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे, यही लोग थे उसके योगदानकर्ता। आइए देखें कि यह जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध, यह अपने आप नहीं जन्मा। ये पहले युद्ध के परिणामों के कारण हो रहा था। यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जहां 1748 में एक्सला सापेल की संधि ने कुछ रोक जरूर लगा दी थी इनके विरोध में, लेकिन वो विरोध मन से कम नहीं हुए थे, कागजों में कम हो गए थे। और वो विरोध अब प्रस्फुटित होंगे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के रूप में। इसी को आप द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहेंगे। तो यह युद्ध अलग अलग तिथियां मिलती हैं। कहीं पर यह 1749 से 54 की बात करता है, 1750 से 54 मिलता है आपको, और कहीं कहीं 1751 से 54 मिलता है, सॉरी 55, 51 से 55। तो इस तरीके से तीन अलग अलग तिथियां मिलती हैं, लेकिन हम 49 से 54 मानकर इसको चलते हैं। तो देखिए कि जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होगा, इसमें कौन कौन से लोग रोल अदा करेंगे। तो इसमें आपका पहला व्यक्ति जो रहेगा वो रहेगा नासिर जंग। इसके बाद मुजफ्फर जंग, मोहम्मद अली, चौथा
महफूज खां, अनवरुद्दीन, डुप्ले, डुप्ले के बाद क्लाइव, क्लाइव के बाद डुप्ले, क्लाइव हो गया, इसके बाद ड्यूप्लेक्स, डुप्लेक्स, डी बुस्सी, फिर देखेंगे इतने कुछ हो गए। इसके बाद सैंडर्स, और सैंडर्स के बाद गोडह्यू, गोडह्यू, इतने सारे व्यक्ति इसमें रोल अदा करने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय करते हैं। देखिए जो नासिर जंग है यह आसफ जाए निजामुल मुल्क, आसफ जाए निजाम उल मुल्क का पुत्र था, का पुत्र था। और ये निजामुल मुल्क कौन था? ये हैदराबाद का नवाब था, हैदराबाद का नवाब। हैदराबाद पड़ता कहाँ है? आपको पता है कि अभी यह 2024 तक तेलंगाना और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी रहेगी। हैदराबाद आपका तेलंगाना में पड़ता है और आगे चलकर राजधानी बदल जाएगी आंध्र प्रदेश की। तो इस हैदराबाद रियासत जो थी इसका नवाब था निजाम उल मुल्क, उसका पुत्र था नासिर जंग और उसका भतीजा था, भतीजा मतलब है कि नासिर जंग का भतीजा मुजफ्फर जंग था। यानी कहें कि आसफ जाए निजामुल मुल्क के पुत्र का बेटा था। कहीं कहीं पर पुत्री का बेटा भी मिलता है। हमें केवल यह जानना है कि यह भतीजा था नासिर जंग का। अब देखिए ये जो मोहम्मद अली है और यह महफूज खां हैं, ये दोनों ही इस अनवरुद्दीन के पुत्र हैं। और अनवरुद्दीन कौन है? यह कर्नाटक का या कहें अर्काट का नवाब है, अर्काट का नवाब है। ठीक है। डुप्ले कौन है? फ्रांसीसी है। ये कौन है? फ्रांसीसी है। क्लाइव कौन है? अंग्रेज है। इसके अलावा एक रोल और आता है चंदा साहब का। चंदा साहब, चंदा साहब कौन थे? चंदा साहब जो अर्काट का पूर्व नवाब था, अर्काट के पूर्व नवाब का दामाद था ये, और इसको भी इच्छा थी कि मैं अर्काट का नवाब बन जाऊं, दामाद था। ये सैंडर्स आपका अंग्रेजी गवर्नर था। ये गोडह्यू आपका फ्रांसीसी गवर्नर था। तो कहने का मतलब है कि इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में इतने सारे लोग ये जो दिए हुए हैं, यही मिलकर इस युद्ध में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पक्ष से लड़ने वाले हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि दो पक्ष कौन कौन से होंगे। तो पहला पक्ष नासिर जंग और यहां पर दूसरा पक्ष मुजफ्फर जंग का, मुजफ्फर जंग। नासिर जंग के साथ अंग्रेज थे और मुजफ्फर जंग के साथ फ्रांसीसी थे। इसी तरह देखेंगे, यह बात है हैदराबाद की। हैदराबाद कर्नाटक की करते हैं या अर्काट की करते हैं। एक तरफ अनवरुद्दीन था और दूसरी तरफ चंदा साहब था। इसके साथ अंग्रेज थे और इसके साथ फ्रांसीसी थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर दो रियासतों में उथल पुथल मची है और ये लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में बजे हुए हैं या लगे हुए हैं। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य एक विवाद है और इसी तरह अर्काट में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के मध्य एक विवाद है। यह नासिर जंग स्वयं को नवाब बनाना चाहता है
अपने पिता की जगह पर, और ये मुजफ्फर जंग शोएब को नवाब बनाना चाहता है अपने बाबा की जगह पर। क्या बाबा जी लगेंगे? इसी तरह देखिए कि यह जो अरकाट में अनवरुद्दीन तो नवाब था, लेकिन चंदा साहब प्रयत्न कर रहा था कि मैं नवाब बन जाऊं। अब देखिए कि होता क्या है कि 1748 ईस्वी में जैसे ही निजामुल मुल्क की मृत्यु होती है, इनके बीच विवाद होने लगा। यहाँ पर अंग्रेज हो गए, यहाँ पर फ्रांसीसी हो गए। इन दोनों ने ही अपनी अपनी जगह से आग में घी डालने का काम किया। ये दोनों ही, अंग्रेज भी और फ्रांसीसी भी, हैदराबाद की रियासत को बहुत लंबे समय से मनाने में लगे थे कि वो जो भी निर्णय करे तो हमारे पक्ष में करे। जब हैदराबाद की बात करेंगे तो उसमें अंग्रेजों ने अपने एजेंट को भेजा था, मृत्युलू नाम था उसका, इसको भेजा था, और फ्रांसीसियों ने इमाम हुसैन को भेजा था दूत बनाकर। अपने अपने दूत बनाए थे इन्होंने, और ये चाहते थे कि किसी तरीके से ये दूत जाएं और वहां की नीतियों को हमारे पक्ष में करें, क्योंकि इनका कारण था कि हैदराबाद आपका उत्तरी सरकार तट से जुड़ा हुआ था, और ये लोग तभी उन क्षेत्रों में अधिकार कर पाते जब हैदराबाद को मना लेते, और इसीलिए ये लोग चाहते थे कि हैदराबाद अपनी नीतियां बदल दे। और जब इनके मध्य युद्ध की स्थिति हुई तो इन्होंने यह भी समझ लिया कि हम इनको लड़ा कर ही अपने स्वार्थ को निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई कि जैसे ही ये सब चीजें हो गई तो बात आती है 3 अगस्त 1749 की, और इस दिन अंबर का युद्ध होता है। अंबर का युद्ध 3 अगस्त 1749 को होता क्या है कि इस युद्ध में मुजफ्फर जंग प्लस फ्रांसीसी प्लस चंदा साहब, ये तीनों ही मिलके अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर देते हैं। अनवरुद्दीन पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसी और चंदा साहब ने अनवरुद्दीन पर, तीनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर इस पर आक्रमण कर दिया अनवरुद्दीन पर, और अनवरुद्दीन अकेला पड़ गया। तो इस युद्ध में अनवरुद्दीन हार गया, और उसे अपने प्राण खोने पड़े, वह मारा गया युद्ध में। उसका पुत्र महफूज खां बंदी बना लिया गया, और जो छोटा पुत्र था मोहम्मद अली जिसकी हम बात करते हैं, वह भागकर तिरुचिरापल्ली चला गया था। और जो तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं वो आज तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नाम से एक जगह है, वही जगह है तिरुचिरापल्ली। तो भागकर तिरुचिरापल्ली चला गया था। पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो वह भी डर गया था कि मेरे पिता को जब इन्होंने मार दिया जो कि इतना प्रभावशाली था, तो मैं कहाँ हूं, मैं किस खेत की मूली हूं। तो इस तरीके से इस युद्ध में जो नेतृत्व करने वाला था फ्रांसीसी, वह था डुप्लेक्स डी बुस्सी। अब जब ये युद्ध ये लोग जीत गए, इनकी संयुक्त सेना ने, तो मुजफ्फर जंग ने खुद को हैदराबाद का नवाब घोषित कर लिया, और चंदा साहब को उसने अरकाट का नवाब घोषित कर दिया। अब चूंकि जब पहला युद्ध इन तीनों ने मिलकर लड़ा है, तो अब पूरी की पूरी लड़ाइयां ही कंबाइंड रूप से होंगी, अब अलग लड़ाई नहीं होगी। अब युद्ध होंगे तो सभी लोगों को संयुक्त सेना ले जानी पड़ेगी, और मुजफ्फर जंग ने चंदा साहब को अरकाट का नवाब घोषित कर दिया था, और इसको अपने अंतर्गत रखा था। फ्रांसीसियों को बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त हो गए थे। उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पर बहुत सारे क्षेत्र फ्रांसीसियों को मिले। तो ऐसे करके फ्रांसीसियों को भी लाभ हो गया और इनको भी लाभ हो गया। अब देखिए कि आगे चल के 1750 का दौर आता है, और इस दौर में आप देखेंगे कि 1750 में यहां पर 1750 में नासिर जंग ने, वही नासिर जंग जो कि मुजफ्फर जंग के विरुद्ध था, उसने मुजफ्फर जंग पर आक्रमण किया 1750 ईस्वी में, और मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया।
अब जब मुजफ्फर जंग बंदी बन गया तो यहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी थी डुप्ले की कि वह रोल अदा करे और वह मुजफ्फर जंग को छुड़वाए, क्योंकि उसने बहुत सारी रियायतें दी थी डुप्ले को, और ये जरूरी था कि मुजफ्फर जंग बचे भी, नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाता जो कि डुप्ले की तरफ से एक राजा होने के नाते दूसरे से लड़ता। तो इसलिए बचाने के कर्तव्य की दृष्टि से उसने नासिर जंग के, यानी डुप्ले ने ही जो नासिर जंग के लोग थे उनको अपनी साइड मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया, और उन लोगों को मिलाकर उसने इस नासिर जंग की हत्या करवा दी। और जब नासिर जंग की हत्या करवा दी तो मुजफ्फर जंग फिर से गद्दी पर बैठेगा, लेकिन गद्दी पर बैठते ही उसके कुछ दरबारियों ने उसकी हत्या करवा दी। तो इस तरीके से नासिर जंग भी मर गया और मुजफ्फर जंग भी मर गया, दोनों ही मर गए। तो यहां पर तीसरे व्यक्ति को आना पड़ा उस शासन में जिसका नाम था सलावत जंग, और वह नासिर जंग का भाई था। तो अब जो तीसरा व्यक्ति बनेगा हैदराबाद का नवाब, वो बन गया सलावत जंग। अब जब सलावत जंग बन गया तो आगे देखेंगे कि 1751 की बात है और सैंडर्स को मद्रास का गवर्नर बनाया गया, अंग्रेजों की तरफ से मद्रास का गवर्नर बनाकर भेजा गया। सैंडर्स क्लाइव का बहुत ज़्यादा सहयोगी था। तो क्लाइव के आदेश से यह जाता है कर्नाटक पर आक्रमण करने। वो भी 26 अगस्त 1751 ईस्वी को। कारण क्या था, क्यों गया था ये, क्लाइव ने ऐसे क्यों कह दिया? था क्या कि जो मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली चला गया था, त्रिचनापल्ली, तो उसकी सहायता करने चाहते थे लोग। तो मई में एक सेना भेजते हैं, मई 1751 में अंग्रेज लोग, सैंडर्स भेजता है कि हम उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो फ्रांसीसियों से जिस तरीके से हारा है तो कहीं ना कहीं हम उसको स्टेबल करें कि वो हमारे लिए काम आए आगे चल के, इसलिए इन्होंने सेना भेजी। तो यह सेना गई त्रिचनापल्ली। अब यहाँ से जब ये त्रिचनापल्ली जाएगी तो फ्रांसीसियों को लगा कि हो सकता है कि ये चंदा साहब पर आक्रमण करने के लिए जा रही है, तो फ्रांसीसियों ने भी अपनी एक सेना भेज दी त्रिचनापल्ली। दोनों ही सेनाएं त्रिचनापल्ली चली गई। अब दोनों ही सेनाओं की घेराबंदी होगी, इसकी भी घेराबंदी हो रही है, सैंडर्स की भेजी गई की और फ्रांसीसियों की भेजी गई की, त्रिचनापल्ली में घेराबंदी हो रही। उसी वक्त क्लाइव को लगा कि अच्छा मौका है, वहाँ दोनों सेनाओं के लड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, और इधर मैं और सैनिक भेज देता हूँ तो आक्रमण कर देता हूँ अर्काट पर। तो क्लाइव ने सैंडर्स के नेतृत्व में एक सेना भेज दी थी 26 अगस्त 1751 को कर्नाटक या अर्काट पर आक्रमण करने के लिए। और यह सेना जाएगी और इसके बाद 31 अगस्त 1751 को अर्काट पर अधिकार कर लेगी, अर्काट पर अधिकार। देखिए भाई, अब आपने देखा कि अर्काट पर अधिकार हो गया है अंग्रेजों का। किसने किया है? सैंडर्स ने आकर किया है। अब सैंडर्स चुप नहीं बैठेगा, वो फिर से अभी आक्रमण करेगा। उसने चंदा साहब पर आक्रमण कर दिया, इसी सैंडर्स ने चंदा साहब पर आक्रमण कर दिया। तो उसकी सहायता के लिए जो फ्रांसीसी पहले से आ गए थे, इनमें था कमांडर लॉ, उसको कमांडर लॉ कहा जाता था। तो इन दोनों की ही संयुक्त सेनाओं को सैंडर्स ने पराजित कर दिया। कब किया? 1751 में। और इसके बाद इसने त्रिचनापल्ली पर भी अधिकार कर लिया। तो सैंडर्स ने दो जगह अधिकार किया, अर्काट पर 31 अगस्त 1751 में और त्रिचनापल्ली पर भी 1751 में, दो जगह पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जब इन्होंने इन दो जगहों पर जीत लिया तो इसके बाद इन्होंने मोहम्मद अली को अर्काट का नवाब बना दिया। ठीक है, तो मोहम्मद अली अब अर्काट का नवाब बन जाएगा। मोहम्मद अली अर्काट का नवाब बना। मतलब है कि लास्टली आपको समझ में आ गया होगा कि लास्टली कौन जीत रहा है? अंग्रेज जीत रहे हैं।
पहले वाले में फ्रांसीसी जीत रहे थे लास्ट युद्ध को, और यहां पर लास्ट वाला कौन जीत रहे हैं? अंग्रेज। उन्हीं का चुनिंदा व्यक्ति मोहम्मद अली अरकाट का नवाब बना है, और वास्तविक रूप से वही उत्तराधिकारी था भी अपने पिता के बाद। अनवरुद्दीन की मृत्यु के बाद वही बन भी सकता था, इसीलिए अंग्रेजों ने उसको बनाया भी था। अब देखिए कि होता क्या है कि 1753 में क्लाइव वापस इंग्लैंड लौट जाता है। क्लाइव इंग्लैंड चला गया। 1754 में डुप्ले फ्रांस लौट गया। दोनों ही लौट गए, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ही व्यक्ति लगे रहे हैं। क्लाइव भी लग रहा है, डुप्ले भी लग रहा है, और दोनों ही वापस लौट गए। इनकी जगह पर जो व्यक्ति आने वाला है, डुप्ले की जगह पर गोडह्यू। गोडह्यू इसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली। अंग्रेजों से संधि गोडह्यू ने। डुप्ले के जाने के बाद जब 1754 में डुप्ले ने गवर्नर का पद छोड़ा, तो उसके बाद गोडह्यू गवर्नर बनकर आया पांडिचेरी का। और जब बनकर आया तो उसे लगा कि अब युद्धों को समाप्त करना चाहिए, और उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली, और जिसे आप पांडिचेरी की संधि के नाम से जानते हैं। तो इसी को आप पांडिचेरी की संधि कहते हैं। पांडिचेरी की संधि ये 1754 या फिर 1755, दो तिथियां मिलती हैं। पांडिचेरी की संधि हुई, और इस संधि में कहा क्या गया था कि अब जो अंग्रेज हैं वो फ्रांसीसियों के भागों पर कब्जा नहीं करेंगे, और जो फ्रांसीसी हैं वो अंग्रेजों के भागों पर कब्जा नहीं करेंगे। दोनों लोग शांति व्यवस्था को बरकरार रखेंगे, और जो एक दूसरे के क्षेत्र इन्होंने जीत कर रखे हैं तो उन्हें भी वापस कर देंगे। तो इस तरीके से पांडिचेरी की संधि पांडिचेरी में हुई थी, और गोडह्यू नामक फ्रांसीसी गवर्नर ने की थी अंग्रेजों के साथ। तो हमने इस युद्ध से क्या सीखा? इस युद्ध से सीखा हमने कि नेतृत्व का गुरूर ना करिए। अगर आपको नेतृत्व मिल रहा है, आपके पास क्षमता है अगर, तो आप उसका गुरूर ना करिए। अगर फ्रांसीसियों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया होता तो अंग्रेज उन्हें परास्त ना कर पाते, और यदि अनवरुद्दीन को ये लोग अपनी साइड मिला लेते तो शायद अंग्रेज बाहर भी हो जाते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने गलत पक्षों का साथ दिया था, इसलिए अंग्रेजों से हारे। अब हम बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध की, जिसे आप तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध में जो अहम रोल अदा करने वाले व्यक्ति हैं, सबसे पहले हम देखें कि कब हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध यह हुआ था 1758 से 63 तक। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसमें प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति थे लाली, बुस्सी, आयरकूट, कॉर्नफ्ला, कर्नल फोर्ड, सुपायर और सलावत जंग। लाली, बुस्सी ये दोनों ही फ्रांसीसी थे, लाली और बुस्सी। कॉर्नफ्ला भी आपका फ्रांसीसी था। आयरकूट अंग्रेज था, कर्नल फोर्ड अंग्रेज था, शुपायर फ्रांसीसी था, और सलावत जंग आपको पता है कि हैदराबाद का नवाब था। इनके मध्य ये सब चीजें होने वाली हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध, इतने सारे लोग इसमें रोल अदा करने वाले हैं। अब स्टार्टिंग से देखते हैं। 1758 में काउंट डी लाली भारत आया, और उसका एम केवल इतना था कि मैं जगह जगह पर आक्रमण करूं और इसके बाद विभिन्न जगहों को जीतूं। तो इसलिए उसने सबसे पहले तंजावुर पर आक्रमण किया। तंजावुर के बाद उसने मद्रास पर आक्रमण किया। तंजावुर पर उसने 1758 में अधिकार भी कर लिया। इसके बाद मद्रास पर आक्रमण करने के बाद उसने कांजीवरम पर आक्रमण किया। कांजीवरम, और कांजीवरम पर भी 1758 में अधिकार कर लिया। जब मद्रास पर आक्रमण कर रहा था तो उसी समय
उसने एक बुलावा भेजा था कि हैदराबाद में बुस्सी था आपका बैठा था, हैदराबाद में बुस्सी, उसको बुलावा भेज दिया था उसने कि ऐसा करो मेरी हेल्प के लिए आ जाओ और मैं मद्रास पर आक्रमण करने जा रहा हूं और मुझे जरूरत होगी तुम्हारी। और बुस्सी चूंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी लड़ चुका था तो उसके पास एक एक्सपीरियंस था और इसीलिए उसने बुलाया था। तो जो बुस्सी है वो इस कॉर्नफ्ला के नेतृत्व में, किसके, कॉर्नफ्ला के नेतृत्व में हैदराबाद को छोड़कर चला जाता है कि आप हैदराबाद के आसपास ध्यान देना, यहां कोई अंग्रेज ना फटकने पाए। तो यहां पर कॉर्नफ्ला रहता है। अब जब कॉर्नफ्ला रहेगा तो कॉर्नफ्ला इतना ज्यादा अच्छा नेतृत्व करता भी नहीं था और ना ही वह टक्कर ले सकता था अंग्रेजों से। तो कर्नल फोर्ड थे, ये कर्नल फोर्ड चले और कर्नल फोर्ड जाएंगे हैदराबाद की ओर। और इस बार ये जब हैदराबाद की ओर जाएंगे तो ये उत्तरी सरकार तट पर अधिकार करेंगे, तट पर अधिकार। इन्होंने जाकर उत्तरी सरकार तट, आप जानते हैं उड़ीसा से लगा हुआ तट, उत्तरी सरकार तट कोरोमंडल तट के ऊपर पड़ता है। तो उत्तरी सरकार तट पर इन्होंने अधिकार कर लिया कर्नल फोर्ड ने। और इन्होंने इस सलावत जंग को भी डरवा दिया था जो कि हैदराबाद का नवाब था। तो ये दोनों की ही सेनाएं गई थी लड़ने कॉर्नफ्ला के खिलाफ और दोनों ही सेनाओं ने जाकर उत्तरी सरकार तट पर अधिकार कर लिया। इसके बाद देखिए कि इन्होंने मछलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया, मछलीपट्टनम पर अधिकार, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब 3 लोगों ने मिलकर मुजफ्फर जंग, इसके साथ साथ फ्रांसीसी और इसके साथ साथ चंदा साहब ने मिलकर अनवरुद्दीन पर आक्रमण किया था, अनवरुद्दीन हार गया था। उसी समय फ्रांसीसियों को चीजें मिली थी और उन्हीं में से मछलीपट्टनम भी प्राप्त हुआ था उनको, और ये लोग उसी मछलीपट्टनम को जीतना चाहते थे। और इस तरीके से मछलीपट्टनम पर 1759 में अधिकार कर लिया इन्होंने। और इसलिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि मछलीपट्टनम का पतन कब हुआ या का पतन, तो आप इसका भी आंसर यही देंगे, 1759 में मछलीपट्टनम का पतन हो गया। अब देखिए हमने यहां पर बात कर ली थी, कांजीवरम तक हम लोग आ गए थे काउंट डी लाली के अभियान को। यहां से हमने देख लिया कि यहां पर जब बुस्सी ने छोड़ा तो किन लोगों ने अधिकार कर लिया। अब यहां पर चलते हैं, अब हम देखेंगे काउंट डी लाली के अभियान जो इन्होंने किए हैं, तंजावुर, मद्रास पर आक्रमण, कांजीवरम पर। और जब कांजीवरम को 1758 में जीत लिया तो इसने सुपायर को सौंपकर खुद चलाया, इस सुपायर को सौंप दिया, इसने को सौंप दिया कि ऐसा करो तुम इस जगह पर नेतृत्व संभालो और मैं जा रहा हूं पांडिचेरी, मुझे वेतन बांटना है। असल में दिक्कत क्या हो गई थी कि इतने सारे युद्ध लड़ रहे थे तो सैनिकों के लिए वेतन के लिए रुपए की कमी हो गई थी। तो काउंट डी लाली चाहता था कि मैं जाऊं पांडिचेरी से कुछ पैसा लेकर आऊं, सैनिकों को दूं ताकि उनका मनोबल बना रहे, और इसीलिए वो पांडिचेरी गया था और उसने कुछ समय के लिए ही कांजीवरम को सुपायर के नेतृत्व में सौंप दिया था। अब देखिए कि सुपायर नेतृत्व कर रहा है, उसी समय अंग्रेज यहां पर आक्रमण करेंगे क्योंकि लाली छोड़कर चला गया है। तो अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, अंग्रेजों का आक्रमण, और सुपायर के साथ युद्ध हुआ अंग्रेजों का, और जिसके बाद अंग्रेज लोग जीत गए और सुपायर हार गया, कांजीवरम अंग्रेज लोग जीत गए। और फिर इसके बाद अंग्रेज आगे बढ़े और अब बढ़ रहे हैं ये वांडीवास तक पहुंचेंगे। और अब देखिए कि लास्ट युद्ध होने वाला है वांडीवास का युद्ध। अब देखेंगे वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी। किनके किनके मध्य होगा? आयरकूट और लाली प्लस बुस्सी। इन 2 व्यक्तियों के मध्य होने वाला है, आयरकूट और लाली प्लस बुस्सी। ये आयरकूट कहां से आया? ये आयरकूट जब अंग्रेजों ने कांजीवरम पर अधिकार कर लिया था, वांडीवास की ओर बढ़े थे, तो एक नया दल लेकर ये आयरकूट आ गया था और उनसे मिल गया था। तो अब यहां पर आयरकूट नेतृत्व करने वाला है वांडीवास के युद्ध में। तो वांडीवास का युद्ध होगा और इस युद्ध का परिणाम क्या रहा कि बुस्सी को बंदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया इसी युद्ध में।
और लाली भागकर पांडिचेरी चला गया। और जब लाली भागकर पांडिचेरी गया तो आयरकूट ने पांडिचेरी पर आक्रमण कर दिया। उसने कहा कि मैं लाली को छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं इस लाली को पराजित नहीं कर लूंगा तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। और इस तरीके से पांडिचेरी पर कई महीनों तक घेराबंदी किए रहा और लास्टली 4 फरवरी 1761 ईस्वी को, कब? 4 फरवरी 1761 ईस्वी को पांडिचेरी का पतन हो गया। पांडिचेरी का पतन यानी इस दिन पांडिचेरी हार गया था, फ्रांसीसी हार गए थे 4 फरवरी 1761 को। जो फ्रांसीसी लोग धीरे धीरे करके पांडिचेरी की स्थापना कर रहे थे, 1674 ईस्वी में जिन्होंने पांडिचेरी को बनाया था, उन्होंने 4 फरवरी 1761 ईस्वी को पांडिचेरी को खो दिया था। इसके अलावा ये जो लाली पकड़ा गया ना इस पांडिचेरी में, तो लाली को भेज दिया गया था इंग्लैंड, और वहां से इंग्लैंड से फ्रांस भेज दिया गया। और जब फ्रांस भेज दिया गया तो वहां पर उस पर मुकदमा चलाया गया कि आपने इस फ्रांसीसी कंपनी को बहुत लॉस करवाया है, और इस कारण मुकदमा चलाने के बाद उसे फांसी दे दी गई थी। ये बेचारा लाली की जिंदगी में सबसे ज्यादा तूफान उठा। इसी ने इन क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया और उसी की सरकार ने फांसी पर लटका दिया। तो कहीं ना कहीं आंख मूंदकर भरोसा किसी पर मत करिए। जरूरी है कि आप जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं उनके नेतृत्व के कौशल की परख भी करें, क्योंकि कभी कभी वो लोग ही आप अपने स्वार्थ के लिए आपको मिटाने तक को तैयार होते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे एक संधि होगी जिसे आप पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। पेरिस की संधि 10 फरवरी 1763 ईस्वी को। इसने फ्रांस व इंग्लैंड के सप्तवर्षीय युद्ध को समाप्त किया था। यह हो रहा था यूरोप में, और उसको समाप्त किया था इस संधि ने, समाप्त किया। और इसी संधि के तहत फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक वार्ता हो गई थी। ऐसा कर रहे हैं, हम आपको आपका पांडिचेरी सौंपे दे रहे हैं। अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम पांडिचेरी दे देंगे, चंद्रनगर आपको दे देंगे, आपकी कोठियां तो दे देंगे, लेकिन अब आप किलेबंदी नहीं करोगे और आप हमारे खिलाफ भी कोई एक्टिविटी नहीं करोगे। तो ये दो बातें वहां से निकलकर सामने आई थी इस संधि से। और इसके बाद लास्टली आपसे क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का पतन हो गया? तो आप कहते हो वांडीवास के युद्ध के बाद। और किस संधि के बाद ये लोग भीगी बिल्ली की तरह रहने लगे थे भारत में? तो ये आपकी पेरिस की संधि थी, जिसके बाद भीगी बिल्ली बन गए थे फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों की शक्ति का पतन हो गया। किस युद्ध के बाद, अगर क्वेश्चन बने किस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों की शक्ति का पतन होना प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद। जब से डुप्ले चला गया तब से ही स्टार्ट हुआ था, और पूर्णतया कब हो गया? तृतीय कर्नाटक युद्ध में। अब देखेंगे कि कारण क्या रहे हैं, क्यों हार गए इतना फ्रांसीसी। यहां पर 2-3 कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। कि पहला कारण कि अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो व्यापारिक कंपनी थी, और फ्रांसीसियों की कंपनी राज्य के अधीन थी। तो पूर्ण राजभक्ति नहीं थी उनके अंदर, वो पूर्ण मनोयोग से युद्ध नहीं करते थे। अगली बात क्या होगी कि अंग्रेजों के पास वित्त था और फ्रांसीसियों के पास वित्त की कमी थी। अंग्रेज लोग अपने विभिन्न केंद्रों से वित्त ले आते थे, धन ले आते थे, लेकिन फ्रांसीसियों के पास ऐसा नहीं होता था। उनके पास एक ही केंद्र था, पांडिचेरी। अब युद्ध करने उत्तर भारत जाना हो तो भी पांडिचेरी से पैसा मंगाना पड़ेगा, और दक्षिण भारत या फिर पश्चिम भारत कहीं भी जाना है पैसा पांडिचेरी से ही जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे कारण थे, जैसे कि विलियम पिट की नीति। विलियम पिट जो कि युद्ध मंत्री था, तो वह फ्रांसीसियों को युद्ध में ही व्यस्त किए हुए था। इसके अलावा अन्य कारण देखेंगे तो जल सेना कमजोर थी फ्रांसीसियों की अंग्रेजों की अपेक्षा। अगर ये लोग पहले कर्नाटक वार में ध्यान दे लेते तो लास्ट तक आते आते इनकी पराजय ना होती। तो हमने आज बहुत कुछ जान लिया है। हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध जान लिया है, हमने द्वितीय कर्नाटक युद्ध जान लिया है, हमने तृतीय कर्नाटक युद्ध जान लिया है, हमने उनके युद्ध जान लिए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक इंपॉर्टेंट युद्ध है अड़यार का युद्ध। उसी तरह द्वितीय कर्नाटक युद्ध का एक इंपॉर्टेंट युद्ध है अंबर का युद्ध।
उसी तरह तृतीय कर्नाटक युद्ध में एक इंपॉर्टेंट युद्ध है वांडीवास का युद्ध। इन सभी के विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, जो कुछ भी आपको इसमें डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप योग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार एवं सपोर्ट यूं ही बनाकर रखिए, ताकि आगे आने वाले समय में हम लोग बेहतर प्रयास कर पाएं और आपके लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर पाएं। धन्यवाद।